विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गुरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान का इतिहास। शुरू करते हैं पाठ को। आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं मधुरूपाराम, व्याख्याता इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देखता है। अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाय, सिवी, मेवात, हाड़ौती। जांगल आगे अपन पढ़ेंगे, यह देख लेते हैं। जांगल बीकानेर तथा जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। मरुकांतार वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग किया है। मरुकांतार मत्स्य जयपुर, विराटनगर जिसकी राजधानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। सूरसेन मथुरा जिसकी राजधानी थी अलवर के छोड़ के भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र जिसको मेवात भी कहा जाता है और सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में, तो ये यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देगा। अब देखो, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अपन देखते हैं मरु। ऋग्वेद सहित पौराणिक ग्रंथों रामायण, सर्क संहिता, महाभारत, वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ। कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण। तो विद्यार्थियों, अपन ने देखा जिसको अपन आज भी मारवाड़ कहते हैं, वह मरु के अंतर्गत आता था और उसी के आधार पर मारवाड़ नाम पड़ा। आगे अपन देखते हैं दूसरा देश क्षेत्र है जांगल। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से। तो अहिछत्रपुर किसको कहा जाता है? वर्तमान के नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था और ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे। अच्छा प्रश्न बनता है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछ सकते। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कौन से क्षेत्र से गुजरे थे? आप बताओगे जांगल क्षेत्र से। बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। उनके राज सिन्हा में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश भी कहा जाता था। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। महाभारतकालीन
महाजनपद कालीन जनपदों में मत्स्य जनपद शामिल था, जिसकी राजधानी का नाम विराटनगर विराट था। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इसका वर्णन चीनी यात्री हुवेन त्सांग ने भी किया। कई प्रकार के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अशोक के गोल मंदिर मिलता है, अशोक का भ्राबु शिलालेख मिलता है। यहाँ पर 3 प्रकार की विराट से 3 भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीचक डूंगरी का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, अपन आगे पढ़ेंगे विराट की सभ्यता के बारे में। अब अपन देखते हैं योद्धे। हनुमानगढ़, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्धे कहलाता है। अर्जुनाय जातियों के मालव जो झालावाड़ टोंक का क्षेत्र मालव कहलाता है। सिवी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र सिवी कहलाता था। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। आगे अपन देखते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये आ गया सूरसेन। आनंद के साथ में पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थी। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी आपको पूछेंगे। 16 जनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो आपको 16 की राजधानी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कई परीक्षा में पूछा गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अच्छा प्रश्न, किस प्रशस्ति में सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है? तो आपका उत्तर होगा बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्स की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनाई आदि प्रमुख थी। तो ये सूरसेन। अच्छा प्रश्न क्या बनेगा? सूरसेन जनपद का उल्लेख किस प्रशस्ति में होता है? बयाना प्रशस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे अपन देखते हैं सिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागपाट भी कहा जाता है। मेदपाट, मेवाड़, प्रागपाट सिवी की राजधानी मध्यमिका। अच्छे प्रश्न। आगे देखते हैं अर्जुनायन कहाँ रहते थे? भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्जुनायन के मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया। आगे अपन देखते हैं मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में। नगर सभ्यता कहाँ पर? टोंक जिले में। ध्यान रखना, नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता टोंक जिले में। नगर चित्तौड़गढ़ में या नगर था, नगरी उगस। यहाँ पर देखो नगरी, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, सॉरी। तो अपन देखते हैं बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। अभी पढ़ा ना अपन, नगरी मध्यमिका, सिवी, चित्तौड़गढ़, नगर टोंक। आगे देखते हैं कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र में फैल गई। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। अच्छा प्रश्न है। मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है वह कहाँ? मालवों की दिग्विजय का वर्णन कौन सा अभिलेख करता है? यूप अभिलेख करता है। यूप अभिलेख कहाँ पर है? तो अपन यहाँ कह सकते हैं यूप अभिलेख किस स्थान पर है? नांदसा भीलवाड़ा। अच्छा प्रश्न बन रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे अपन पढ़ते हैं इसके बाद में अपन है योद्धे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। किस प्रकार का कबीला था?
शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योधे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। योधे को समाप्त करने में कौन थे? हुण थे। वृद्ध संहिता गुनाडे की पुस्तक है नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो आपको पूछेंगे योधे गणतंत्र के पतन की चर्चा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा वृद्ध संहिता। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, डुंडात और मेवाड़ प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी। वांगड़, राजस्थान में 2 क्षेत्र वांगड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कनान नाका क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग ही वागपाट या वागड़ कहा गया। इसकी बोली वांगड़ी। तो आपको पूछ ले सीधा वांगड़ प्रदेश, तो आप डूंगरपुर बांसवाड़ा उत्तर लिखोगे। और वैसे दोनों प्रदेशों को जाना जाता है। अब मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा। तो ये आपके मारवाड़। अब अपन देखते हैं हाड़ौती। आधुनिक कोटा, बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता। प्राचीन काल में इस भाग पर मीणा, ये यहाँ आपको दर्शाया गया है शेखावटी के अंदर, मेवात, डुंडाट, मारवाड़, मांड, मेवाड़, वांगड़। अच्छी तरह से आपको नक्शा आपको फीड करना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं जनजाति का आधिपत्य। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में स्वान वंश की हाड़ा शाखा, हाड़ा कहाँ थे? बूंदी में अधिकार किया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ों के बाद में यहाँ का भूभाग वह क्या कहलाता है? हाड़ौती। डुंडाट, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र डुंडाट नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा डुंडाटी। तो डुंडाट क्षेत्र कौन सा है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र डुंडाट कहलाता है। किस वंश का शासन रहा? कछवाओं का शासन रहा। अच्छा प्रश्न बनता है। आगे अपन देखते हैं मेवात, अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? जाति, मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अच्छा प्रश्न है, कौन सा मेवात जो मेवात का शासक था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था? हसन खां मेवाती। आगे देखते हैं। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र, जैसलमेर को मांड या वल कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरता कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी कहलाता है। ब्यावर, अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाता है। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषाओं, व्यवहार और परंपराओं का धनी रहा है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके। तो आपने भी अच्छी तरह से समझ लिया है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ हो गया पूरा। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, 15-20 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छे। तो आपको आपने पढ़ा है जो नंदसा यूप अभिलेख है, उसके बाद में
कई प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते। कौन सी नगर कौन सा क्षेत्र है, कई बार पूछा। नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।